सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ और मैं भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुसलसल मेरा भी प्री मेंस चल रहा है इस तरह से। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ, चूंकि आज फ्री थी मैं, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने जीएस के पेपर्स आपके साथ शेयर किए हैं यूपीएससी के, और मैंने बीपीएससी का भी पेपर आपके साथ शेयर किया था कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा था और मेरे कितने मार्क्स आए ईटीसी। तो मैंने सोचा कि आज यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं और उसका एक बहुत बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट फैक्टर सीसैट, उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि सीसैट का नेचर कितना डिफिकल्ट हो गया है और कितने ऐसे टॉपर्स हैं, कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिर्फ सीसैट की वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है, इवन 2 से 3 अटेम्प्ट तक। तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। और चूँकि हमारा पूरा ध्यान जीएस पे होता है और सीसैट को हम काफ़ी टाइम तक इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि सीसैट हो जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है तो फिर जब हम देखते हैं सीसैट के पेपर्स को, तो हमें इसके जो डिफ़िकल्ट उसका नेचर है वो उसका अंदाज़ा हमें लगता है। तो जब हम यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सीसैट को भी उतनी ही तवज्जो दें जितनी हम जनरल स्टडीज़ के पेपर्स को देते हैं, उनके सारे सब्जेक्ट्स को देते हैं। तो सीसैट में आप कोई भी प्रिपरेशन कीजिए, सीसैट के लिए आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सीसैट में है वो है, एक ही चीज़ है, वो टाइम मैनेजमेंट। 2 घंटे आपको मिलते हैं और 80 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जो होते हैं वो 26 से 27, कभी कभी 28। तो एवरेज हम मान के चलते हैं कि 26 से 27 क्वेश्चंस आते हैं सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन के सीसैट में। उसके बाद हम बात करते हैं कि पहले 2022 तक जैसा पेपर था, तो उस 2022 तक में रीजनिंग के लगभग 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन तक आते थे और बाकी के मैथ के क्वेश्चन भी उतने ही आते थे। तो एक बैलेंस पेपर रहता था कि जिन बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, जो बच्चे मैथ्स में स्ट्रांग नहीं है, वो कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के सवालों को हल करके अपना सीसेट क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन जैसा कि 2023 के पेपर से हमें देखने को मिल रहा है कि जो रीजनिंग के सवाल हैं वो 26, 25, 28 क्वेश्चन से सीधे 10 से 12, मैक्स 15 क्वेश्चन पे आ गए। तो ये काफ़ी बड़ा सेटबैक है उन बच्चों के लिए जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि मैथ्स जो सीसैट का होता है वो उसका डिफिकल्ट लेवल इतना होता है कि जो आईआईटीएंस हैं उनको बनाने में उस टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम होती है। तो जो बच्चे गांव से हैं, छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए फिर अलग से सीसैट की कोचिंग लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल होते हैं उनमें भी इंग्लिश के जो पैराज होते हैं, तो इंग्लिश में उन पैराज को समझना कंपैरेटिवली इजी होता है हिंदी में समझने के, क्योंकि हिंदी में बहुत ही प्योर हिंदी में ये लिखते हैं जो कॉम्प्रिहेंशंस रहते हैं। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ कॉन्क्रीट होते हैं, तो उन सबको हिंदी में समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सीसैट के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। और ये जो आप मेरे मार्क्स देख रहे हैं, ये 2024 का, 2000 यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का ये पेपर है मेरे पास। और जब मैं घर आने के बाद मैं अपने मार्क्स में कैलकुलेट कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन का नेचर काफ़ी अलग होता है। कितनी ऐसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो कॉम्प्रिहेंशन के 5 से 7 सवाल, 8 सवाल में अलग आंसर्स देते हैं, तो कोई भी एक्यूरेट आंसर्स कॉम्प्रिहेंशन का नहीं दे पाता है। और मैथ रीजनिंग के तो लगभग सारे सही सवाल के जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने उस वक्त, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल के से आने के बाद जब मैं पेपर मिला रही थी, तो मेरे जो मैथ्स रीजनिंग के सवाल जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे उसमें मेरे जितने भी सही थे, और वो लेकर मैंने अपना एक मिनिमम मार्क्स गेस किया था कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से मिलाया था मैंने, कि मैंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने, और जिसमें मेरे 20 क्वेश्चन फाइनल आंसर की से कॉम्प्रिहेंशन के सही थे। तो उस वक्त मैंने मिनिमम अपना स्कोर किया था कि अगर मिनिमम से मिनिमम भी अगर मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन के, तो मेरे मिनिमम तो इतने मार्क्स रहेंगे 69.21। बट जब सीसैट का और जो जनरल स्टडीज़ की जो मार्कशीट आई यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो उसमें जो मेरे सीसैट के मार्क्स थे वो 83.36 थे मार्क्स मेरे। और चूंकि मैं मार्कशीट आपको अभी नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने मार्कशीट की डाउनलोड की थी, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी मैं, और वो कहाँ पे, वो फाइल फोन में इतनी ज़्यादा स्टोरेज है कि मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे अभी नहीं मिला। बट मैं जल्दी ही आपको वो मार्कशीट भी आपको दिखा दूंगी, ताकि आपको डाउट ना रहे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस कि मैंने सीसैट के लिए कहाँ से कोचिंग ली या खुद से प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया वगैरह। सबसे पहले हम पेपर को देखते हैं।
तो ये मेरा जो था वो सेट बी था, 2024 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट किया था उन्होंने। तो मैंने मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में ही सॉल्व किए थे कि उतना टाइम नहीं होता है कि आप इंग्लिश में पढ़िए फिर आप हिंदी में करेंगे। फिर जो रीजनिंग के सवाल थे मैंने उनको किए थे। और ये देख रहे हैं ये सारा जो पेन से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही ये सब हो रहा था। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन था मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितने क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो रीजनिंग के जो सवाल थे मैथ्स रीजनिंग मिला के तकरीबन मुझे जहाँ तक याद है मैंने 18 या 17 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। मैंने अटेम्प्ट किए थे आई गेस 18 क्वेश्चन, जिसमें से 1 या 2 मेरे गलत थे और 18 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और मेरे 16 सही थे, 2 गलत हुए थे। तो जो मेरे मार्क्स आए थे उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने जो तैयारी की थी वो संजीव अरोड़ा सर हैं एक यूट्यूब पे, जो कि KGS में भी आई थिंक पढ़ाते हैं, मुझे एग्जैक्टली उतना आइडिया नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं है, मतलब उनसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद मुझे किसी से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और एग्जामिनेशन हॉल में कॉम्प्रिहेंशन के सवाल को 2 से 3 रीडिंग में मैंने किया था और मुझे एग्जामिनेशन हॉल में 50 से 52 मिनट लगे थे 26 कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को, 27 कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को पढ़ के उनके जवाब ढूंढने में, जिनमें से मैंने 26 अटेम्प्ट किए थे। मेरे 20 क्वेश्चन सही थे, 6 मेरे गलत थे, 1 मैंने छोड़ दिया था। तो ये सीसैट का सारा गेम ही इस पर है कि आप कितना फास्टली पेपर सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि आप जितना टाइम बचाने की कोशिश करेंगे तो उतना आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए टाइम लगेगा। बट चूंकि जिस तरह का डिफिकल्ट नेचर है सीसैट के पेपर का, तो ये अंदाज़ा हो गया था मुझे कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन में बहुत जल्दबाजी ना करते हुए बहुत आराम से कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को हल करने की कोशिश की, ताकि इसमें मुझसे गलतियां ना हो। जो भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं या जो भी इंग्लिश मीडियम के भी हैं, उन सब के लिए, मैक्सिमम बच्चों के लिए जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन नंबर उठाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। तो अगर उसमें आप जल्दबाजी करेंगे तो वो आप फिर कहीं ना कहीं सीसैट में पीछे रह जाएंगे। तो जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन था सीसैट का, इसको हम अगर पढ़ते हैं कि विज्ञान का इतिहास मानव जाति का वास्तविक इतिहास है, इस तरह से ये था। और इसमें क्या जो भी आंसर्स हैं, तो आपसे पूर्वधारणा पूछते हैं। तो मैंने एग्जामिनेशन हॉल में क्या किया कि सबसे पहले सारे कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को हल किया। उसके बाद कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, कुछ मैथ के क्वेश्चंस भी थे। तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग में ये किया था कि जो मुझे आते थे मैंने वही अटेम्प्ट किया। एक्यूरेसी मैंने को बहुत ध्यान में रखा, एक्यूरेसी को। और मैंने बिना वजह ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की थी मैथ्स रीजनिंग के सवालों को, क्योंकि यहाँ पे जो आप कॉम्प्रिहेंशन अगर अच्छे से करते हैं तो लगभग आप 40 से 50 मार्क्स तक कॉम्प्रिहेंशन तक पहुंच जाते हैं। तो आपको 15 से 20 नंबर की और ज़रूरत होती है सीसैट को क्वालिफाई करने के लिए। तो उतने रीजनिंग मैथ्स अगर आप काम रहेंगे तो बना लेंगे। 2023 का पेपर जैसा हमने देखा था तो वहाँ पे इतना डिफिकल्ट पेपर था मैथ्स रीजनिंग का कि बहुत लोगों ने कहा कि सीसैट 2023 का पेपर तो बच्चों का जीनोसाइड किया है। तो ऐसा मैं मानती हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो पेपर जब मैंने सॉल्व किया था अपनी टेस्ट सीरीज में अपनी लाइब्रेरी में बैठ के टाइम लगाकर, तो भी मैंने कॉम्प्रिहेंशन के सवाल मैक्सिमम सही किए थे। और जो मैथ्स रीजनिंग का मिला के मेरे 15 क्वेश्चन सही थे। तो वो इसलिए मेरा सीसैट उस वक्त क्लियर हो पाया था वहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत एहतियात के साथ बहुत काम रहते हुए पेपर सॉल्व किया था। तो सीसैट के लिए मैं आपको बता दूं कि मैथ्स रीजनिंग के लिए आप जो यूट्यूब पे मधुकर कोटवे सर हैं उनके साथ जा सकते हैं। उनके सिवा आपको कहीं और सीसैट करने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स रीजनिंग का उनका इनफ है। और कॉम्प्रिहेंशन के जो उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत उनके जो आंसर्स देते हैं वो एग्जाम के जस्ट बाद, और जो फाइनल आंसर की आती है तो उसमें काफ़ी वेरिएशन होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप संजीव अरोड़ा सर को डेफिनेटली कीजिए। वो उनका बेस इतना स्ट्रांग है कि उनसे करने के बाद आप कॉम्प्रिहेंशन एक बार पढ़ने के बाद भी आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, और सबसे बड़ी बात कि आप जानते हैं कि मई में एग्जाम होता है और उस वक्त इतनी गर्मी पीक पे होती है। दूसरी बात पेपर है, जो पेपर की टाइमिंग है वो 2:30 से 5 साढ़े 5 बजे तक पेपर, 4:30 बजे तक पेपर होता है 2 घंटे का। और सुबह आपने जीएस का पेपर 9:30 से 11:30 बजे तक लगाया होता है। और फिर वो उसकी परफॉर्मेंस भी आपको सीसैट पे असर डालती है कि आपका जीएस का पेपर कैसा गया है। और फिर बच्चे कट ऑफ डिसाइड करते हैं और इतनी गर्मी होती है। तो सीसैट का जब पेपर शुरू होता है तो उस वक्त आते आते हमारा माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है। और सबसे बड़ी एक चीज़ है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में लगभग 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, उससे पहले हमें लाइन में लगकर हमें एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना होता है। तो लगभग एक घंटे 1.5 घंटे आप पहले से एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं।
और कुछ नहीं होता आपके पास करने के लिए, तो वैसे ही माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जब सीसेट का आपको पेपर मिलता है और इतनी गर्मी रहती है, आप जाएंगे तो आपका सेंटर ऐसी ऐसी जगह होगा कि पंखे तक नहीं होते। और जहाँ पे पटना में मेरा सेंटर था प्रीलिम्स का, वहाँ पे ऐसा था कि जहाँ पे मेरा क्लासरूम था वहाँ पे रोशनी भी प्रॉपर नहीं आ रही थी, मतलब काफ़ी सबसे लास्ट में मेरा था, तो काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था वहाँ पे। तो फिर बाद में सर को बोल के मैंने खिड़की खुलवाई तो रोशनी फिर मुझे मिली। तो काफ़ी सारे वहाँ फैक्टर्स काम करते हैं। तो सीसेट के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से ही 1 घंटा कम से कम सीसेट को दीजिए, कॉम्प्रिहेंशन को दीजिए। रोज़ नहीं भी दे सकते तो हफ्ते में 3 दिन आप सीसेट के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अगर सीसेट नहीं होगा तो आप जीएस में कितना भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, सीसेट में आप नहीं निकाल पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कोई मार्क्स नहीं। और सीसेट आपको रोकने के लिए खड़ा हुआ है, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। और आप देख सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट पेपर था 2024 का। 2024 की कॉम्प्रिहेंशन में एक सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि 2024 के पहले तक 2023 के सवाल में जब से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ है, आई गेस 2010 या 11 में, तब से लेकर 2023 का जो कॉम्प्रिहेंशन का सवाल था वो ऐसा था कि आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स दिए रहते थे और उसमें से आपको निकालना होता था आंसर। तो बड़े बड़े पैराग्राफ्स को पढ़ के आंसर निकालना ज़्यादातर आसान होता है, लेकिन 2024 में आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे पैरा आने लगे और कम वर्ड्स में बहुत गहरी बात लिखी हुई थी। तो इतने कम लिमिटेड टाइम में इन कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर, इनको समझकर और फिर उनके आंसर्स निकालना, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग हो रहा था, जबकि मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया था सीसेट एंड स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो जब मैंने इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी, मतलब मोस्टली जब मैं अपना टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करती थी तो मुझे टेस्ट सीरीज़ में आराम से 2 दफ़ा पढ़ने के बाद मुझे आंसर्स मिल जाते थे। लेकिन जब यूपीएससी 2024 के एग्जामिनेशन हॉल में जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तो वहाँ पे मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। मुझे मतलब मुझे लगभग 52 मिनट लगे और एक कॉम्प्रिहेंशन को मुझे 3 दफ़ा पढ़ना पड़ रहा था और फाइनली 3 दफ़ा पढ़ने के बाद मेरे आंसर्स आ रहे थे मुझे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था काफ़ी डिफ़िकल्ट, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे पैरा हैं और उनमें इतना डिफ़िकल्ट जो है वो दिया गया है। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि सीसेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, काफ़ी प्रिपेयर कीजिएगा। और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो मैंने आपको बताया कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया था। और मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया था और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे जो मैं आपको दिखा दूं। और ऐसा नहीं कि मैथ्स के आते हैं, कुछ एनालिटिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन थे जिसको मैंने पूरा छोड़ दिया। मैंने इनको पढ़ा, मैंने इनको करने की कोशिश की, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं इन पर अपना टाइम दे पाऊँ। और कुछ को मैंने करने की कोशिश भी की तो आधे आंसर्स आ रहे थे, आधे नहीं आ रहे थे, सोचना पड़ रहा था। तो इस तरह से मैंने छोड़ा, लेकिन लास्ट में मेरे ओवरऑल इतना काम रहने की वजह से मेरे पेपर में 83 मार्क्स आ पाए। तो और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि जीएस के जो रीजनिंग के हैं वो कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन में क्या बेसिक क्या होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन का, मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो अगर वो आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो उस पर भी ला दूंगी। तो सीसेट के लिए बस टाइम मैनेजमेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सीसेट के लिए तो आप लाजमी टाइम, मतलब अगर एग्ज़ाम में 2 घंटे मिलते हैं तो आप 1 घंटे 50 मिनट में पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो सीसेट क्लियर नहीं हो पाएगा। और आप जो कॉम्प्रिहेंशंस के सवाल कर रहे हैं उनको 50 मिनट में करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आप सीसेट क्लियर कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद मैंने रीजनिंग किया और मैथ्स किया, तो इस तरह से मेरे जो मार्क्स हैं वो तकरीबन 83 पॉइंट समथिंग है। तो मैं आपको और अच्छे से एक दफ़ा आप कहेंगे तो मैं सारे कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो बनाऊंगी कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन क्या करना है, कैसे सोचना है। एक कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो वाला, और शायद वो जो मैंने छोड़ दिया था वो साइंस एंड रिलीजन को लेकर कुछ था, तो बहुत गहरी बात लिखी हुई थी। आई थिंक ये वाला, अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, तो ये था, धर्म और विज्ञान से भिन्न काव्यपूर्ण सत्यों में कोई विश्वास या उसकी अपेक्षा नहीं करता। जो शक्तियाँ या व्यक्ति या दावा करते हैं कि उनकी मुट्ठी में पूर्ण सत्य है, वो अधिनायकीय और निरंकुश हो जाते हैं। सत्य समानता किसी भी विरोधाभासों या कमियों को स्वीकार नहीं करता या एकात्मक है, इसलिए यह काव्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। काव्य जीवन और अस्तित्व की बहुलता पर अटल रहता है। शायद काव्य यथार्थता का अनुसरण करता है जो बहुल
देश काल दोषयुक्त विरोधाभासों से पूर्ण है। सत्य की निरंकुशता की तुलना में काव्य लोकतांत्रिक यथार्थता का पक्षधर बना हुआ है। सत्ता, धन और पद हायरार्की के दंभ में विपरीत काव्य विनम्रता और अवज्ञा दोनों को प्रस्तुत करता है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट इसका लैंग्वेज है। मैंने इसको पढ़ा और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा। इंग्लिश में आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था, बट फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आंसर होगा, तो बस ये मैंने छोड़ा था। तो इस तरह से अब इतना टाइम नहीं होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप पूरा हिंदी में पढ़ें, पूरे इंग्लिश में पढ़ें, उसके बाद सोचे भी और फिर आंसर्स भी लगाएं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या सब्जेक्टिव एग्जाम हो, टाइम मैनेजमेंट का ही खेल रहता है। तो बस इस ऐड के लिए आप मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत प्रिपेयर कीजिए, काफ़ी अच्छी तरह से टाइम निकालिए, और जैसा भी होगा मैं एक वीडियो लाऊंगी सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो तब तक बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।